हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एस्टेट के एग्ज़ाम की। तो जो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है ये हमारा है 2022 यानी कि 2022 का ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। The entire life of the firm is divided into time intervals for the measurement of the profit of the business is called as। फर्म के पूरे जीवन काल के समय को व्यवसाय के लाभों के मापन के लिए समय अंतरालों में बांटा जाता है, यानी कि टाइम पीरियड में इसको क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो यह क्या कहलाता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या फिर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो देखिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था, जो प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था उसमें भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए थे। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहते हैं कि जो भी हम परचेज करते हैं उसको हमें हिस्टोरिकल बेस पे क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या मानता है कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड तक चलते रहने वाला है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो यही कहता है जो जितने भी जो हमारा बिजनेस है उसकी जो पूरी लाइफ है उसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसी के बेस पर हमारा ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर हैज़ एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग और डिकीज्ड पार्टनर इज कॉल्ड। विद्यमान साझेदार जिस अनुपात में सेवानिवृत्त मृत साझेदार से प्राप्त भाग का अधिग्रहण करते हैं क्या कहलाता है? देखिए याद रखना हमेशा, आपने दो चैप्टर पढ़े होंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या फिर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, ये चैप्टर आप सभी बच्चों ने पढ़े हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है यानी कि एडमिशन के टाइम पे, तो जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है बेटा, अपने शेयर का हमेशा क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस। किस टाइम पे? एडमिशन के टाइम पे। किसके टाइम पे? एडमिशन के टाइम पर ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं। और जब भी हमारा क्या होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं या फिर डेथ होती है, रिटायर होते हैं या फिर डेथ होती है, तो उस टाइम पर जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हमेशा क्या करते हैं, गेन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब भी कोई एडमिशन करता है पार्टनर फर्म के अंदर, तो क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका शेयर कम हो जाएगा, क्योंकि अब नया पार्टनर आएगा वो भी हिस्सा लेगा, तो उनको क्या करना पड़ता है, हमेशा सेक्रीफाइस करता है। लेकिन जब रिटायरमेंट हो रही है पार्टनर्स, मान लीजिए 3 पार्टनर्स है, अब उनमें से एक जा रहा है, 2 पार्टनर बचेंगे, तो उनका तो शेयर ज़्यादा होगा, इट मीन्स वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्लियरली आपको लिखा है, क्या लिखा है, रिटायरिंग और डिक्रीज्ड पार्टनर। तो जाहिर सी बात है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज आर ऑल्सो नोन एज। हमेशा आपको जानने की जरूरत है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी फर्म का एक स्ट्रक्चर बताता है कैपिटल के रिगार्डिंग, कि उनकी जो कैपिटल है वो कहाँ से आई हुई है, यानी कि जो उनकी कैपिटल है कितनी उसमें इक्विटी इंक्लूड है, कितने उसमें डिबेंचर्स इंक्लूड है, कितने उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। यानी कि एक फर्म की जो कैपिटल होती है वो कैसे बनी हुई है, कहाँ कहाँ से उन्होंने कैपिटल ले रखी है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब देखने से पता चला है इसमें इक्विटी इंक्लूड है, डिवेंचर्स इंक्लूड है, लोन्स वगैरह इंक्लूड है, तो ये जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म के लिए बात हो गई। तो ये हमारी कौन सा रेशियो हो जाती है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी कौन सी होती है हमारी, चाहे तो आप इसको लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के नाम से जान सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो के आप नाम से इसको जान सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड। जब भी हमारे फर्म का जो क्या होता है, विघटन होता है, तो जो दायित्व होते हैं, जो भी आपकी लाइबिलिटीज होती है, आप उनको कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे क्लास 12 में, जब डिसोल्यूशन का हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है डिसोल्यूशन के टाइम हम किस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, बताएंगे सभी। बैंक अकाउंट नहीं, वहाँ पर हम लायबिलिटी शो नहीं करते, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में भी नहीं करते, कैश अकाउंट में भी नहीं करते, एक नया सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आप सभी रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से जानते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, जब भी फर्म का क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी एसेट्स एंड जितनी भी लायबिलिटीज़ होती है उनकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करते हैं
और जो भी आउटसाइडर्स होते हैं उनकी पेमेंट करते हैं, बाद में जो भी पार्टनर को बचता है वो आपस में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वसूली खाते में हम क्या करते हैं, लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सटेंड्स अप टू ओनली फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड इट इज़ कॉल्ड। यदि व्यय का लाभ केवल एक लेखा वर्ष के लिए किया जाता है तो वह क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे दो एक्सपेंडिचर आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे। एक होता है हमारा यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात करें, बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो एक हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, यानी कि खर्चे तो दोनों ही होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि जो हम खर्चे करते हैं एक साल के अंदर अंदर उनमें क्या होता है, उसका प्रॉफिट हमें मिलता है, एक साल के अंदर अंदर की बात होती है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग होते हैं, उनसे बेनिफिट हमें क्या मिलता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एसेट्स परचेज किया, ठीक है, एसेट्स को आप परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, और जो एसेट्स होता है वो आपके लंबे समय तक चलने वाला होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। अब मान लीजिए इसी एसेट्स में कुछ कमी आ रही है, कोई टूट फूट हो गए, उसको आप ठीक करा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रिवेन्यू नेचर में चला जाता है। क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है कि अर्निंग कैपेसिटी किससे इंक्रीज होती है, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर से, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, उस हम अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन में हमें बोला है अप टू ओनली फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड की बात करें, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिजायर्स टू रिडीम 5000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच एट पार आउट ऑफ अवेलेबल सफिशिएंट डिविजिबल प्रॉफिट्स। इन दिस केस हाउ मच अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट as per requirement under section 71 subsection 4 of Indian Companies Act, read with rule 18 subsection 7 of a banking company। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान ली वो अपने 5000 जो डिबेंचर्स हैं उनको रिडीम करना चाहता है, उस टाइम पे उसको कितनी अमाउंट अपने DRR अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखने की हैं, एक तो होती है हमारी जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं, ठीक है, और एक होता है हमारे बैंकिंग कंपनीज़। क्या होती है, बैंकिंग कंपनीज़ यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप इनको बोल सकते हैं। एक होती है बैंकिंग कंपनीज़। तो यहाँ पर जो हमारा ये है 18 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग बैंकिंग कंपनीज के थ्रू यहाँ पर क्या बोला होता है, जो DRR होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इनको बनाने के लिए इनको एक्सेप्शन दी गई कि आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि बैंकिंग कंपनीज या फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको DRR अकाउंट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो कंपनीज होती हैं उनके 71 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग उनको क्या होता है, DRR बनाना मैंडेटरी होता है, वहाँ पर उनको कंपलसरी होता है, उनको DRR क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में आपको कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दे रखा है या फिर कोई कंपनी दे रखी है। यदि आपको कंपनी दे रखी है तो आपको DRR मेंटेन करना पड़ेगा। यदि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर बैंकिंग कंपनीज है तो वहाँ पर आपको DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप DRR अकाउंट बनाओगे ही नहीं तो अमाउंट कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो डायर सी बात है, आंसर हो जाएगा हमारा कितनी DRR में कितनी अमाउंट जाएगी, आपकी 0 जाएगी। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का बेस पर क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज आ करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। स्टेटमेंट फर्स्ट आपको गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बोथ आर नॉन रिकरिंग बाय नेचर। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि इनको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए आपने एक बार खर्चे कर दिए, उसको दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि बार बार उसको आप रिपीट नहीं करते। एक तरीके से आप इसको रिपीट बोल सकते हैं। हिंदी में देख लीजिए, पूंजी व्यय और आगम व्यय दोनों ही पुनर्गमन व्यय नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने क्या बताया था कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स खरीदते हैं तो उसको आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है उस खर्चे को। लेकिन जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो डेली रूटीन से संबंधित आपका एक्सपेंडिचर होता है, तो उसको तो आपको बार बार खर्च करना ही पड़ेगा। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा रिक्योरिंग इन नेचर होता है, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, नॉन रिक्योरिंग इन नेचर होता है। इट मीन्स हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, स्टेटमेंट 2 में बोला है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या करता है, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। वेयर जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है आर इनक्योर टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी। ये बात मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताई थी
कि जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। एंड जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है वो क्या करते हैं, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, किसको, अर्निंग कैपेसिटी को। तो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड हमारी क्या है, ट्रू है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एक्टिविटी ऑल प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड बट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स इज रिटेन और री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। देखिए, किस क्रियाकलाप में कंपनी के सभी लाभों को अंशधारियों में लाभांश के रूप में नहीं बांटा जाता, बल्कि इन लाभों का एक हिस्सा व्यवसाय में रोक लिया जाता है और उसको पुनर्निवेश कर दिया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मान लीजिए एक फर्म में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उस प्रॉफिट के कुछ पार्ट को अपने पास रख लिया, उसको एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, बल्कि कंपनी ने अपने पास रख लिया उस पार्ट को, एंड उस पार्ट को क्या कर दिया, दोबारा मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि उसको री इन्वेस्ट कर दिया। तो आप उसको क्या बोलेंगे, ये टर्म आपसे पूछिए, ये टर्म हमारी क्या होती है, याद रखना हमेशा, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स हमारी ये टर्म होती है, लाभ पुनर्निवेश, ठीक है। हिंदी में आसानी से समझेंगे, लाभ का पुनर्निवेश, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ था उसको हमने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करने की बजाय क्या कर दिया, मार्केट में दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी इशूज 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% एंड द डिबेंचर्स आर टू बी रीपेड बाय इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, विच अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट क्या पूछिए, डिस्काउंट की आपको अमाउंट पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या बोला कि एक कंपनी है, उसके पास क्या है, 1000 डिबेंचर्स है, ₹100 का एक है, उसने क्या किया, उसको डिस्काउंट पर इशू किया। तो ये जो देखिए, जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट हमारा क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो जब आप इसके अब आप उसको क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स टू बी रीपेड, यानी कि उसका रिडम्पशन हो रहा है, रीपेड कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, हर साल 20-20 हज़ार रुपये उसको पे कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। यानी कि एक लमसम पेमेंट ना करके आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे हमारा क्या होता है, जो डिस्काउंट है ना, उस डिस्काउंट को भी आप एक ईयर में राइट ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि जितने ईयर आपकी इंस्टॉलमेंट चलेगी उतने ही ईयर आपको क्या करना पड़ता है, उस डिस्काउंट को भी हमें क्या करना है, आगे तक राइट ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कैसे सोल्व होगा, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले तो देखिए, हमें रिडम्पशन की अमाउंट फाइंड करनी पड़ेगी। तो 1 लाख हमारे डिबेंचर से, एक बार अच्छे से दोबारा से देखते हैं, 1000 हमारे डिबेंचर से, 100 रुपये का एक है, यानी कि हमें 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, ठीक है। अब 1 लाख रुपए में क्या बोला है कि 20,000 हमारी एक इंस्टॉलमेंट है, तो 20,000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स निकल के आ जाएगा, यानी कि 20,000 को 1 लाख से डिवाइड, यानी कि 5 साल तक आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। 5 साल तक आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो अब हमें डिस्काउंट भी पता चल जाएगा कि हमें एक ईयर में कितना राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले आप टोटल डिस्काउंट निकालोगे, टोटल डिस्काउंट आपको कितना देना है, 1 लाख पर आपको 6% डिस्काउंट देना है, यानी कि आपका कितनी अमाउंट आ जाएगी, 6,000 आपकी टोटल डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी। अब उस 6,000 को आपको 5 ईयर में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1200 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी होगी डिस्काउंट की, 1200 रुपये आपकी अमाउंट होगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1200 रुपये, ठीक है। यदि आपको देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको एक बेस्ट वे तरीके में नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको डिस्कस कर पाऊँ, ठीक है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक स्टडी होती है म्यूचुअल रिलेशनशिप की, बिटवीन किसके बीच में, डिफरेंट कंपोनेंट्स और देयर टोटल्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो उसको आप किस टाइप का एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखिए, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, ये सभी क्या होती है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। इनके आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लेते हैं या फिर इनके टोटल्स लेते हैं, तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं। मान लीजिए हमने करंट एसेट्स ले लिया, टोटल लायबिलिटीज़ ले ली, ये सारी चीज़ें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लेते हैं, तो इस एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं। ये एनालिसिस हमारा होता है हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस होता है। ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये हमारा कॉन्सेप्ट आता है। ये आपके बीकॉम या फिर एमकॉम में आपने पढ़े होंगे, जब आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो वहाँ पर ये हमारे एनालिसिस पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डज नॉट कीप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस। ए ने क्या किया है,
उसने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन नहीं किया है। ही गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन व्हाट विल बी प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ए अपने व्यवसाय का हिसाब उचित तरीके से नहीं रखता है। उसने निम्नलिखित सूचनाएं आपको दी है, आपको लाभ या हानि बतानी है क्या होगी। तो देखिए देखते हैं क्या उन्होंने हमें दिया है इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, ड्राइंग में ड्यूरिंग द ईयर आपको गिवन है, एंड कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर आपको गिवन है। अब आपको प्रॉफिट या फिर लॉस बताना है, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, ओपनिंग कैपिटल आपने ली। ओपनिंग कैपिटल आपकी 2 लाख रुपए की। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से हमने जो ड्राइंग की है उस ड्राइंग को हम लेस कर देंगे। ड्राइंग हमने की है 60,000 की, तो लेस करेंगे ड्राइंग, लेस करेंगे ड्राइंग 60,000। तो अमाउंट अभी कितनी बची है आपके पास, 1,40,000 आपके पास कैपिटल बची। इसमें हम ऐड कर देंगे जो हम एडिशनल कैपिटल लेके आए। एडिशनल कैपिटल जो हम लेके आए हैं, कितनी लेके आए हैं, एडिशनल कैपिटल 75,000। 75,000 हम एडिशनल कैपिटल लेके आए, तो 2,15,000, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे 2,15,000 हमारी क्या हो जाएगी, टोटल कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, टोटल कैपिटल हो जाएगी हमारी 2,15,000। अब हमें गिवन है हमारी क्लोजिंग कैपिटल, हमें ईयर के एंड की कैपिटल है हमारी 2,50,000। ठीक है, और हमारी टोटल कैपिटल है जितनी हमने इन्वेस्ट किया वो है 2,15,000। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है हमारा, 35,000। तो ये 35,000 क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 35,000। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। सबसे पहले हमने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल को लिया, इसमें हमने लेस की, हमारी जितनी भी ड्राइंग हमने की थी उसको लेस कर दिया, एडिशनल कैपिटल को उसमें ऐड कर दिया, तो टोटल कैपिटल निकल कर आ गई। टोटल कैपिटल और हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल के बीच का जो अंतर हमने देखा, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट होगा। इसमें आप रिवर्स भी कर सकते। देखिए मान लीजिए आपकी क्लोजिंग कैपिटल क्या होती, कम होती, और टोटल जो कैपिटल है वो ज़्यादा होती, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता, लॉस हो जाता। उस केस में क्या हो जाता, लॉस हो जाता। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ चार्ट नोन एज। एक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा वेरियस फैक्टर्स का, जो किसको इफेक्ट करते हैं, नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ चार्ट नोन एज। यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन है, एक चार्ट है जिसमें शो किया जाता है किसको, वेरियस फैक्टर्स नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड को शो किया जाता है। तो ये हमारा किस में किया जाता है, हमेशा याद रखना, डुओ पॉइंट चार्ट में हम इसको शो करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, हमारा टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू होता है। ये होता है हमारा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चार्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है हमारा डुओ पॉइंट चार्ट, हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 103, वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 21,28,000 एंड टोटल डेट्स आर 42,50,000। इफ द कंपनीज लॉन्ग टर्म डेट आर दिस देन करंट रेशियो विल बी। ठीक है, सिंपल से है क्वेश्चन, क्या पूछे, करंट रेशियो आपको पूछिए। तो देखिए निकालेंगे करंट रेशियो, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लोगों को करंट रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो करंट रेशियो हमारी क्या होती है, हमेशा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल सा है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हमारे पास करंट एसेट्स भी हमारे पास होना चाहिए, करंट लायबिलिटीज भी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या गिवन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे करंट लायबिलिटीज। कैसे निकालेंगे, इसमें आपको गिवन है टोटल डेट्स आपको गिवन है। ठीक है, एंड उसके साथ आपको लॉन्ग टर्म डेट आपको गिवन है। जब टोटल डेट गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट गिवन है, तो वहाँ से आप क्या निकालेंगे, करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि शॉर्ट टर्म डेट जो निकालोगे तो वो करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। तो 42,50,000 में से 27,30,000 आप घटाओगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 15,20,000। हमारी क्या निकल के आ जाएगी, करंट लाइबिलिटीज़ निकल के आ जाएगी। अब हमें निकालना है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स निकालते समय हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हमारा करंट एसेट्स में थे हम माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटी, तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाता है। तो अब वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है तो इधर लिख देंगे वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी हमने निकाली वो लिख देंगे इधर। यहाँ पे बीच का है माइनस का साइन, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो करंट एसेट्स हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी बताती हूँ दोबारा इरेज करके इसको। तो करंट एसेट्स हमारा कैसे निकल के आ जाएगा, करंट एसेट्स हमारा निकल के आ जाएगा वर्किंग कैपिटल में हम प्लस कर देंगे करंट लायबिलिटीज़, तो हमारा करंट एसेट्स निकल के आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल है हमारी 21,28,000 और हमारी करंट लायबिलिटीज़ अभी हमने निकाली थी 15,20,000। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36,48,000 हमारा करंट एसेट्स आ जाएगा।
ठीक है। अपॉन होती है हमारी करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी कितनी थी 15,20,000। इन दोनों को काटोगे आप तो जो रेशो निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी 2.4:11। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2.4:1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेशियो इंडिकेट्स द फर्म्स कैपेसिटी टू पे लॉन्ग टर्म डेट्स एंड प्रोक्योर एडिशनल लोन्स एंड इन्फॉर्म्स वेदर द फर्म इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कौन सा अनुपात संस्था के दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान करने तथा अतिरिक्त ऋण प्रदान करने की क्षमता तथा संस्था के क्षमता पर व्यापार की नीति पर चलने के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड या फिर डेट सर्विस रेशियो। तो देखिए अभी हम करके आए थे डेट इक्विटी रेशियो, तो उसमें हमने क्या था कि डेट और इक्विटी के रिलेशन को बताता है। तो इसी में बोला गया है, क्या बोला गया है, विच रेशियो इंडिकेट्स द फर्म कैपेसिटी टू पे लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे कैसे होता है, डेट होती है, इक्विटी होती है, एंड प्रोक्योर एडिशनल लोन्स एंड इन्फॉर्म्स वेदर फर्म से बोलते ये किस में आता है, हमारा डेट इक्विटी रेशियो के अंदर आता है, ऋण समता अनुपात के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज अ करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 आपको गिवन है, डेप्रिशिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू असर्टेन ड्यू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। डेप्रिशिएशन हमेशा हमें चार्ज करना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट और लॉस हमें पता चलता है। व्यवसाय का सत्य लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए हराश लगाना अनिवार्य है। तो ये बात एकदम बिल्कुल सटीक तरीके से बिल्कुल राइट है। आगे सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट इज हायर देन बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज। ये क्या बात है भाई, आज तक हमने ऐसा रूल आज तक हमने नहीं पढ़ा। डेप्रिसिएशन आपने कितनी बार पढ़ा होगा, 11th में आप डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं, उसके बाद आप बीकॉम में डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ते हैं। आपने कहीं भी ये देखा है कि मार्केट वैल्यू की वजह से हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर रहे हैं, ये तो आज तक हमने कभी भी नहीं सुना है। तो जाहिर सी बात है हमारी स्टेटमेंट सेकेंड है वो क्या है, रॉन्ग है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी राइट है, तो आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो देखिए कभी भी हमारा मार्केट वैल्यू की वजह से हमारा डेप्रिसिएशन पर ये नहीं है कि हम लगाते नहीं है। डेप्रिसिएशन तो क्या होता है, जो हमारी एक्चुअल अमाउंट है उसमें ईयर बाय ईयर जो हमारी कमी आ रही है उसी को तो हम लेस करते जा रहे हैं, तो इसमें मार्केट वैल्यू का क्या मतलब। तो मार्केट वैल्यू की वजह से ऐसा कभी नहीं होता कि हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने किए 15 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियोस में हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट को कवर करने वाले नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे। इस पेपर में हमारे 60 क्वेश्चन होते हैं कॉमर्स के रिगार्डिंग, तो 15 आज हमने कर लिए हैं। ये #1 वीडियो है, उसके बाद #2, #3 एंड #4 इस पेपर की आने वाली है। तो जुड़े रहना चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।